कक्षा 9वीं की विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी मैंने एक श्रृंखला चलाई है। तो इसके पहले मैं आपको अध्याय 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। ये आपका तीसरा वीडियो है। यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि देखिए कोई सा भी पदार्थ है उसकी जो अवस्था है, जब हम अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उसका जो तापमान है यानी कि जो टेम्परेचर है वो स्थिर क्यों रहता है, ठीक है। वो जैसे कि 45 डिग्री है तो वो 45 ही डिग्री क्यों रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई सा भी पदार्थ है उसकी जब हम अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उसका जो तापमान है वो स्थिर क्यों रहेगा। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान सारी जो ऊष्मा है उसमें अवस्था में काम करती है तथा यहाँ ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरह से परिवर्तित ना हो जाए। यह ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो देखिए कि कोई सा भी जब पदार्थ है उसकी अवस्था में जब हम परिवर्तन करेंगे तो जो सारी ऊष्मा है वो अवस्था परिवर्तन में काम करती है, ठीक है। जब हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उस पदार्थ में जो ऊष्मा है वह ऊष्मा उस अवस्था में परिवर्तन में क्या करेगी, काम करेगी। और यह ताप जो उसमें ताप है वो ताप जब तक स्थिर रहेगा जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। जैसे कि बर्फ, ठीक है। जब बर्फ आपका पानी में जब तक परिवर्तित नहीं होगा जब तक उसका जो ताप है वो क्या रहेगा, उतने का उतना रहेगा, ठीक है। जैसे कि पानी, अब उसी का उल्टा कर लीजिए, पानी आपका किस में, लिक्विड में है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा जब तक कि पानी आपका बर्फ में ना बदले, ठीक है। तो ये आपकी पदार्थ की क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि गर्म शुष्क दिनों में यानी कि गर्मियों के मौसम में जब मौसम आपका गर्म रहता है तब रेगिस्तानी कूलर है वो अधिक ठंडा क्यों होता है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक एवं सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसलिए रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा करता है, ठीक है, अधिक ठंडा करता है। तो गर्म और शुष्क दिनों में जो रेगिस्तानी कूलर वो अधिक ठंडा क्यों होता है। तो देखिए जो गर्म एवं शुष्क दिनों में वायुमंडल का जो तापमान है वो अधिक एवं सांद्रता यानी कि नमी कम हो जाए, तापमान अधिक हो जाता है और जो नमी है वो क्या रहेगी, आपकी कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जिसमें देखिए जब तापमान अधिक रहेगा और नमी कम रहेगी तो उसके कारण वाष्पीकरण की दर के बढ़ने के चांस अधिक हो जाएंगे, जिसके कारण रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा होता है, ठीक है। चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं
तो गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक एवं सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। इसलिए रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ करता है ऐसा नहीं होगा, आपका होता है आएगा, मिस्टेक हो गई गलती से। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। देखिए नंबर 1 तापमान, नंबर 2 सांद्रता की मात्रा, नंबर 3 वायु की गति। चलिए इनको हम सीरियल बाय सीरियल देख लेते हैं। अंदर आपको क्या लिखना है, तापमान। तो देखिए तापमान बढ़ने पर ज़्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वाष्पीकृत हो जाते हैं। वे जिसके कारण क्या हो गए, वाष्पीकरण। देखिए जब वाष्पीकरण की दर में तापमान बढ़ने पर उन कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ज़्यादा उनको ऊर्जा मिल जाती है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। नंबर 2 आर्द्रता की मात्रा। आर्द्रता की मात्रा, आर्द्रता यानी कि नमी, नमी की मात्रा। तो देखिए इसमें क्या लिखना है कि जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है, यानी कि जब वो वायु यानी कि हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में देखिए आर्द्रता आपकी ज़्यादा रहेगी, यानी कि नमी। आपने देखा होगा अधिकतर सूर्य बहुत ही कम निकलता है, ठीक है, सर्दियों के टाइम में। तो वायु में उस समय आर्द्रता की जो मात्रा है वो बढ़ती है, तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, उसमें उस समय फिर उसमें वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाएगी। वाष्पीकरण की दर यानी कि उसमें और जो नमी लाने की घटना है वो क्या होगी, कम रहेगी, क्योंकि पहले से ही तो उसमें जो वाष्पीकरण की दर है वो पहले से ही ज़्यादा है, यानी कि आर्द्रता यानी कि नमी। ठीक है, उसमें नमी आपकी पहले से ही है, तो उस समय क्या होगा, वाष्पीकरण की जो दर है वो क्या होगी, आपकी घट जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा है वायु की गति। वायु यानी कि हवा की गति। तो वायु की गति बढ़ने से वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, ठीक है, सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में जब वायु की गति यानी कि वायु यानी कि हवा आपकी तेज चलती है, तो हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये वाष्पीकरण की दर के कारण ही होता है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर उस समय बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो कपड़े हैं वो सर्दियों के मौसम में जल्दी सूख जाते। तो वायु की गति बढ़ने पर, सॉरी, वायु की सर्दियों के मौसम में नहीं, गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा। ठीक है, गलती से मैंने गलत बोल दिया। तो सॉरी, गर्मियों के मौसम में हवा तेज चलती है। जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो कपड़े आपके बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं सर्दियों के मौसम की तुलना में। ठीक है, तो उस समय वाष्पीकरण की जो दर है वो क्या होगी, आपकी बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे कपड़े हैं वो क्यों जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वायु की गति बढ़ने से जो वाष्पीकरण की दर है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, जिस कारण से हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपकी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 के, जो अध्याय आपका 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके पहले मैंने देखिए 2 वीडियो और भी बनाए हैं, उनमें भी आपके 4 से 5 इस तरह के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। इनमें से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए तो अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। ठीक है, देखिए मटकियों में यानी कि गर्मियों के मौसम में जो मटके होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के बने होते हैं, उनका जो जल है यानी कि पानी, वो ठंडा क्यों होता है। चलिए तो पहले तो हम पढ़ेंगे, ताकि पढ़ के हम फिर समझे
तो और अच्छे से हमें समझ में आता है। तो इसलिए पहले हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, गर्मियों में मटके का जल ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है। छिद्रित यानी कि जो मटके की दीवार, यानी कि जब मटका बनाया जाता है तो देखिए उसके आप देखेंगे नहीं, उसमें छोटे छोटे से बारीक छेद पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको गांव की लैंग्वेज में कहते हैं कि झिराव। ठीक है, झिराव होता है मटके में से, झिराव यानी कि झिरता है। तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि मटके की दीवार पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो जब मटके की दीवार की बाहरी सतह से जल वाष्पीकृत होता है, ठीक है, जब मटके की दीवार से जब वो जल कहाँ आता है? बाहर निकलता है। तो यह मटके के जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले लेता है। ठीक है, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है। इस कारण जल का तापमान गिर जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा इसलिए क्यों हुआ कि गर्मियों के मौसम में मटके का जल ठंडा, क्योंकि जो मटके की दीवार होती है वो छिद्रित होती है, यानी कि छोटे छोटे छिद्र उस पर पाए जाते हैं। जब मटके की दीवार से जब जो पानी है, ठीक है, वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि बाहर आता है, तो उसमें एक ऊष्मा होती है, वो होती है आपकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो वो वायुमंडल से जैसे ही क्रिया करती है तो हमारा जो मटके का जल है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से गर्मियों के मौसम में मटके का जो जल है वो ठंडा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी प्रश्न आपका हो गया इम्पोर्टेंट यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? देखिए, जब हमारी हथेली के ऊपर हम इत्र डालेंगे, ठीक है, अभी तो वैसे तो परफ्यूम चल पड़े हैं, लेकिन पहले क्या होता था? इत्र लगाया करते थे सभी। ठीक है, और जो पेट्रोल है, जैसे ही हम अपनी हथेली के ऊपर थोड़ी बहुत उसके ऊपर हम बूंद डालते हैं तो वो हमें ठंडक महसूस होती है। क्या होती है? हमें ठंडक महसूस क्यों होती है? क्या कारण है, किस कारण से होता है? चलिए, तो पढ़ते हैं इसको हम। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो कण हैं वो हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, वो ताकत लगा रही है। तो ये आपकी जो ऊष्मा है वो कौन सी ऊष्मा रहेगी? गुप्त ऊष्मा। तो जो इत्र, पेट्रोल, एसीटोन के जो कण हैं वो हमारे हथेली से क्या करेंगे? ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होगा? हमारी हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है, यही कारण है कि जो पेट्रोल या इत्र हम हमारी हथेली के ऊपर डालते हैं तो हमें हमारी हथेली ठंडी दिखाई देती है, यानी कि हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न हमारा कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो देखिए प्रश्न क्या है कि हमें गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पहले हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए, गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में हमें कितनी गर्मी होती है, तो हमें पसीना आता ही है। तो इसलिए हमें शीतलता मिलती है, जिससे देखिए जब पसीना आता है और जैसे ही पसीना हमारा सूख जाता है तो हमें एक अलग से ठंडक महसूस होती है। ठीक है, हमारे शरीर पे एक ठंडक सी हमें महसूस होती है जब पसीना आपका पूरा सूख जाता है। उसके बाद वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है और इसलिए शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल
का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सार है वो है आपके कि जो सूती कपड़ा होता है वो क्या करता है, उस पसीने को सोख लेता है। तो सोख लेता है तो हमारे शरीर को फिर ठंडक मिलती है। ठीक है, यानी कि वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि हमारे जो बाल होते हैं, ठीक है, ये हाथों पे, इन पे, शरीर पे जो बाल होते हैं वो एक छिद्र के रूप में होते हैं। ठीक है, तो वो छिद्र से हमारे बालों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें फिर उससे हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न का आंसर। चलिए, तो एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, अच्छे से कंप्लीट करना है पढ़ के। देखिए, गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, ये तो सभी जानते हैं, इसलिए हमें शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, इसलिए शरीर शीतल हो जाता है। और चूंकि सूती कपड़ा में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में शीतलता से वाष्पीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से अच्छे से ले लीजिए। तो ये हमने अध्याय 1 के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको 3 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। ज़्यादा भी नहीं है, आपके बस 10 से 12 है, लेकिन मैंने एक एक दो दो ऐसे आपको बताए हैं, एक एक वीडियो में 3-3 4-4 बस केवल मात्र। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको समझाया भी, वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना बने इस कारण की वजह से मैंने, ठीक है, 3 से 4 वीडियो यहाँ पर करे आपके अध्याय 1 के। इसके बाद में मैं आपको अध्याय आपका जो 2 है, अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने एक श्रृंखला चलाई है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछ जाएंगे। तो आप चैनल के ऊपर, यदि आप पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। चलिए, तो आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट कीजिएगा। तो ये आज की इस क्लास में हमने 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, ये ठीक है, यहाँ से। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।